प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आता है इससे बहुत से क्वेश्चन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, यानी हर तरह से। बोर्ड में तो काफी कुछ आता है इससे, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कम से कम एक दो क्वेश्चन तो इससे रहता ही है, मस्ट है। हर साल देखा गया पेपर में, अभी तक का जो पेपर का जो एनालिसिस उसमें यही है कि एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ठीक है, हम एक शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम का देरी किए हुए। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट में एसी भी कहते हैं, एसी। जब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, जब उसको हम पढ़ रहे थे तो उसमें दिखाया गया था कि जो करंट होती है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट करंट होती है। ये डायरेक्ट करंट जो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट से कुछ मायने में अलग होती है। इनका प्रोडक्शन से थोड़ा सा प्रोड्यूस करने का तरीका अलग होता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो डायरेक्ट करंट मिलती है उसके लिए हमने एक सोर्स दिखाया था, वो था बैटरी, जो हमें इस तरह से बनाया था। एक ये सेल है और एक ये है, ये हमारा था ये बैटरी। और इसी जो है, जब इसको किसी एक्सटर्नल रजिस्टेंस या सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं उसमें करंट ड्रा होती है। ये हमारा था ईएमएफ। इसमें जो है अगर ये रजिस्टेंस है तो इसमें हमारी करंट फ्लो होती है। ये तो थी डायरेक्ट करंट। यानी जो डायरेक्ट करंट होती है, आपने देखा होगा जो बैटरी होती है, जो घरों में इन्वर्टर लगा हुआ होता है, उसका वोल्टेज कितना होता है? 12 वोल्ट होता है। या फिर जो ड्राई सेल होते हैं वो भी डीसी प्रोड्यूस करता है, जो ड्राई सेल जो टार्च वगैरह में लगता है या और छोटे छोटे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में लगता है, वो सब जो है सब किसी न किसी तरह से किसी न किसी कम से कुछ किसी न किसी तरह से डीसी वोल्ट ही डीसी करंट ही प्रोड्यूस करते हैं, ये जो कि बहुत ही कम वोल्ट की होती है। लेकिन हमारे घरों में जो लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, फैन है, लाइट है, कूलर है, हीटर है, सब कुछ है, सब जो है 220 वोल्ट पे होते हैं, 220 वोल्ट पे होते हैं। अब इतनी हाई वोल्टेज को डीसी में प्रोड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही इकोनॉमिकल भी नहीं पड़ता है, काफी महंगा पड़ता है। जैसे जब इन्वर्टर आपने देखा होगा, जो बैटरी होती है, बैटरी 12 वोल्ट की होती है, लेकिन जो डिवाइसेज होते हैं वो क्या होते हैं आपके काफी हाई वोल्टेज 220 वोल्ट के होते हैं। तो 220 वोल्ट कैसे प्रोड्यूस होती है? इस जो डीसी होती है इसको पहले हम एसी में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद हम एसी वोल्टेज को ही हम उसका लेवल बढ़ा घटा सकते हैं। डीसी में ये फैसिलिटी, डीसी में हमें ये प्रोविजन नहीं होता कि उसके वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, जैसा कि एसी में होता है ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो ठीक है, आपने देखा कि जो डीसी होती है बैटरी से प्रोड्यूस होती है, और जो एसी होती है वो जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। घरों में देखा हुआ कहीं कभी कभी जनरेटर भी लगा हुआ होता है, तो जनरेटर में कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्या होता है? जनरेटर होता है उसमें मोस्टली उसमें जो है एक होता है डीजल इंजन होता है। वही डीजल इंजन जो होता है बिजली को, जनरेटर को चलाता है। बिजली का उसका काम क्या होता है? सिर्फ उसको उसकी जो टाइम उसका जो आर्मेचर पर उसको घुमाना होता है, जिससे कि 220 वोल्ट की हमें बिजली प्रोड्यूस होती है। तो डीसी में बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको अप स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। हम इस एसी जो वोल्टेज जनरेट होती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको हम घटा सकते हैं। अब एसी और डीसी क्या होती है? आपने देखा था जो बैटरी की करंट होती है, जो बैटरी करंट होती है पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव की तरफ जाती है। यानी जो डीसी होती है ये होती है यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाती है, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शन, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है। यानी अगर इसका हम वेव अगर ड्रॉ करें, वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा कि वैसे हम दिखाते हैं कि ये अगर टाइम है, ये करंट है या वोल्टेज है, दोनों हो सकता है, तो उसका लेवल ये हमेशा देखिए ये एक डायरेक्शन में जा रही करंट, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डीसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की हो, वो वेरी भी कर सकती है। जैसे क्या होता है कि आप डीसी जो है इस तरह से भी प्रोड्यूस होती है,
इस तरह से भी प्रोड्यूस होती है। ये देखिए यूनि डायरेक्शनल है, यानी एक डायरेक्शन में है, सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है। और इसकी जो देखा वैसे ये कुछ देखने में लग रहा है कि एसी टाइप का हो सकता है, आप लोग समझे, लेकिन एक्चुअली एसी नहीं है, ये यूनि डायरेक्शनल करंट है जिसकी एवरेज वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, डीसी होती है। एवरेज वैल्यू जो होती है ऑलमोस्ट डीसी होती है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है डीसी, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से पल्सेटिंग फॉर्म में भी हो सकता है। यह है डीसी है, ये हमारा टाइम है। लेकिन जो एसी होती है, एसी इस तरह से बिल्कुल अलग होती है। जो एसी होती है, जो एसी होती है वो होती है बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यानी दो डायरेक्शन में होती है इसको, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यानी अल्टरनेटिवली इसकी वैल्यू जो होती है चेंज हुआ करती है, कभी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी जीरो कभी मैक्सिमम, कभी कुछ हो सकती है ये, यानी हर क्षण हर पल जो है इसकी वैल्यू हमेशा इसकी चेंज हुआ करती है। और एसी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो आवश्यकता पड़ती है वो बैटरी से नहीं होती, हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि एसी को डीसी में, डीसी को एसी में भी कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि देखा होगा आपने, जो बैटरी होती है डीसी प्रोड्यूस करती है, उसके उसके बाद उसके फिर हम एसी में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद हम उसको सॉरी जो 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 हमारा जो बैटरी डीसी होती है उसको हम एसी में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम इन्वर्टर कहते हैं। फिर उसके बाद उसके लेवल को हम बढ़ा देते 220 वोल्ट तक लाते हैं। इन्वर्टर का काम सिर्फ ये है हमें वोल्टेज को जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। बाकी उसमें ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं, क्योंकि इस वोल्टेज को 12 वोल्ट को बढ़ा करके 220 वोल्ट तक या किसी और वोल्ट तक जितना भी होता है उस तक लाते हैं। तो जो एसी होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, डीसी यूनि डायरेक्शनल होती है। ये जैसे देखा आपने, ये डीसी है, ये सब डीसी है, ये डायरेक्ट करंट है। और जो हमारा एसी होगा बाई डायरेक्शनल होगा, उसका अगर हम वेव फॉर्म अगर ड्रा करें तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये अगर ये टाइम, इसको हम टाइम ले लें, इसमें हम एसी ले लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट ले लेते हैं, जिसमें वोल्टेज भी हो सकती है करंट भी हो सकती है। देखा आपने, शुरुआत जीरो से हुई, शुरुआत जीरो से हुई, फिर क्या हुआ मैक्सिमम तक गई, फिर घटी, फिर जीरो आई, फिर नेगेटिव होने लगी, नेगेटिव ही मैक्सिमम तक गई, फिर जीरो हुई। यानी अल्टरनेटिवली क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। अल्टरनेटिवली it changes both in magnitude and direction। इस डायरेक्शन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, और इसका मैग्नीट्यूड भी हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वैल्यू फिर रिपीट होती है। ये देखिए, ये यहां से गई है, ये कोई होने की ऐसी हो, ये तो ये है कि साइन वेव के लिए दिखाया गया है। ये चीज होती है एक्चुअली में, जो साइन वेव होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा जो इन्वर्टर लिखा होता है उस पर लिखा होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। इसका मतलब कि वो जो डीसी को जो एसी में कन्वर्ट कर रहा है बिल्कुल वो प्योर एसी निकल के आ रही है, उसमें डीसी का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो लिखा होता है, कभी कोई इन्वर्टर पे लिखा हुआ होता है। तो ठीक है, उसको हम जो है बाद में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आज हमने एसी और डीसी के भैया हम बताना चाहते हैं कि एसी बैटरी से प्रोड्यूस होती है और डीसी बैटरी से प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ही कम वोल्ट की होती है। और एसी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को ही हम उसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, या उसको हम एसी डायनमो भी कहते हैं। जो एसी जनरेटर होते हैं उसका नाम अल्टरनेटर होता है, ध्यान रखिए, अल्टरनेटर। टू प्रोड्यूस एसी, अल्टरनेटिंग करंट को ये प्रोड्यूस करता है। तो कहने मतलब ये कि डायरेक्ट करंट यूनि डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में होती है, इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट अगर है तो प्योर डीसी कहलाती है। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी एक ही डायरेक्शन में थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन एवरेज वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट डीसी आ रही है तो वो भी डीसी कहलाती है। लेकिन जो एसी होती है, इट्स मैग्नीट्यूड और इसका जो डायरेक्शन है हमेशा हर क्षण हर पल जो है चेंज हुआ करता है, जैसा कि आपने ये ग्राफ में देखा। ये तो ये ग्राफ ऐसे बना है, अब कोई जरूरत नहीं कि ग्राफ ऐसे ही हो, ये ग्राफ हमारा ऐसे भी हो सकता है। ये ग्राफ हमारा एसी का जो है ये, यानी दोनों डायरेक्शन में, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव
किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे देखा आपने, ये हुआ, ये हुआ, ये भी हमारा एक एसी का एक रूप है, ये भी हमारा एसी का एक फॉर्म है, या एक ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। यानी ये बाई डायरेक्शनल करंट जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कोई जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस के टर्म में हो। अगर साइन है तो साइनोसाइडल कहलाएगी। अगर इस तरह से कर्व बनता है, अगर प्योर अगर आती है तो ठीक है। एसी डीसी को हम जब थोड़ा सा इससे हम एक बेसिक आइडिया दिया है, इसके बाद में डिफरेंस जो होता है इसको थोड़ा चैप्टर के लास्ट में बताएंगे कि एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल यही जानिए कि जो है एसी जो होती है, एसी जनरेटर, डायनमो या फिर अल्टरनेटर जिससे कहते हैं उससे प्रोड्यूस हो सकती है। और डीसी जो होती है उसको प्रोड्यूस करने का सोर्स हमारे पास क्या है, बैटरी है या सेल है, या एक जनरेटर भी होता है जिसको हम बोलते हैं एमएचटी, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर। ये डीसी को प्रोड्यूस करता है। और एक डीसी, कुछ डीसी जनरेटर भी होते हैं, जैसे एसी जनरेटर होता है उसी तरह का है एसी डीसी जनरेटर भी होता है। बस थोड़ा सा उससे चेंज कर देते हैं जिससे कि एसी हमारी है डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मूल रूप से डीसी जनरेटर में भी एसी ही प्रोड्यूस होती है। बेसिकली डीसी जनरेटर, कन्वेंशनल डीसी जनरेटर प्रोड्यूसेस एसी। इसमें एक कंपोनेंट लगा होता है जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, वही जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, ये सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब आप जाएंगे बीटेक करेंगे या कहीं और बीएससी में पढ़ेंगे उसके सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बस ये देखा आपने कि एसी डीसी जो होती है बैटरीज होती है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर कांस्टेंट है तो प्योर डीसी होगी। अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा हर पल हर क्षण चेंज हुआ करता है। तो थोड़ा इसमें इसका जो स्टडी करने का जो थोड़ा वो है, कुछ और टेक्निक लगाएंगे जो थोड़ा सा डीसी से डिफरेंट है। अब डीसी जो एसी जो प्रोड्यूस होती है वो होती है अल्टरनेटर से। ये प्रोड्यूस होती है अल्टरनेटर से। इसी अल्टरनेटर को ही हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। इसी हम अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर है इसी को हम एसी जनरेटर भी कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, या इसी को एसी डायनमो भी कहते हैं, डायनमो भी कहते हैं। दोनों टर्म एक है। ये सब जो है क्या होता है, ये सभी जो होते हैं एसी के सोर्स हैं। सोर्स है एसी के, जो है ये सोर्स, यानी एसी इन्हीं से प्रोड्यूस होती है। ऑलमोस्ट जो बिजली जो लाइट यूज होती है 90% एसी का कंजम्पशन होता है, 90% एसी ही होती है। कहीं कहीं लेबोरेटरी में या कुछ स्पेशल पर्पस के लिए डीसी का यूज है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ या उसमें है डीसी ही यूज होती है, उसमें एसी नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल पर्पस के लिए है उसमें 90 से लेकर 95% तक हमारी एसी की ही आवश्यकता पड़ती है, डीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी 5% में या मैक्सिमम कह सकते हैं 10% की डीसी की आवश्यकता पड़ती है। और एसी का थोड़ा सा स्टडी जो होता है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा डीसी से कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट और डिफिकल्ट भी है। तो इसको हम आज उसी को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि एसी जनरेटर एक्चुअली होता क्या है। एसी जनरेटर, अल्टरनेटर या डायनमो होता क्या है। हम सभी लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके निकोलस टेस्ला ने एक एसी जनरेटर बनाया है। तो जनरेटर के लिए क्या चाहिए, जो देखिए पहले ये क्या होता है, देखिए अच्छा पहले मैं यहां देख लेता हूं इसको। मैंने एक एसी जनरेटर का मैंने कुछ आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक रफ स्केच ड्रा किया है। देखा आपने, ये मैग्नेट है, ये एन, ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट का ये एस पोल है, मैग्नेट का ये एस पोल, यानी दो मैग्नेट, क्योंकि एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड से नहीं कर सकते। कितना भी काट दिए, कितना भी पार्ट में इसको डिवाइड किए काटिए, तब भी हमेशा एन और एस पोल रहेंगे, हमेशा जो है दो पोल रहेंगे। ये जो है देखिए मैग्नेट है और इसमें एक कॉइल है। देखिए ये जो कॉइल है, ये जो एक कॉइल है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रही है एक कॉइल है। क्यों रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बल्कि सर्कुलर या सिलिंड्रिकल शेप में भी कह सकते हैं, लेकिन स्टडी के लिए थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये बनाया गया है। तो एक हो गया है कॉइल, एक जो है ये रेक्टेंगुलर कॉइल इसमें दिखाया गया, ये मैग्नेट है और ये
ये भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। ये नॉर्थ जब मैग्नेट हो गए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी मैग्नेट का काम होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सब, जैसे देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ऐसे ही प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। अब इसी में क्या होता है, ये कॉइल रोटेट करती है, घूमती है। कॉइल ये जो होती है रोटेट करती है, ये घूमती है। इसको घूमेगी कैसे, अपने से तो घूमेगी नहीं। इसी को घुमाने के लिए हमें कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए। जैसा कि हमारे घरों में जो जनरेटर होता है, घर में क्या कभी कभी देखा होगा अपने ऑफिस में, घर में किसी ऑफिस या किसी दुकान के पास जनरेटर जो होता है वो डीजल से एक्चुअली चलता है। तो डीजल का काम क्या होता है कि सिर्फ इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना। वो बिजली को एक्चुअली नहीं प्रोड्यूस करता, प्रोड्यूस जनरेटर वाला पोर्शन करता है, लेकिन उस जो डीजल इंजन होता है जो घूमता है, उसके घूमने की वजह से क्या होता है, ये कॉइल हमारी, उसमें कॉइल इसके साथ कपल्ड रहती है और इसी साथ कॉइल इसके साथ घूमती है। और इसमें देखिए मैंने एक दिखाया है C1 और C2। C1 और C2 जो हमारे पास हैं ये स्लिप रिंग्स हैं। इसको कभी S1 और S2 भी कह सकते हैं, कहीं कहीं किताबों में कहीं लिखा होता है ये स्लिप S1 और S2 लिखा रहता है, जो कि कॉइल के एंड से कनेक्टेड होते हैं। ये जो कॉइल होती है ये सॉफ्ट आयरन कोर, इस पर क्या होता है, इसी पर हमें कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं। ध्यान दें, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो फ्लक्स इससे और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन इसका होता है। और ये जो C1 और C2 है ये स्लिप रिंग है, जो कॉइल के एंड में कनेक्टेड रहते हैं, उससे उसी के साथ ज्वाइंट रहते हैं। जब ये कॉइल घूमती है तो इसके साथ हमारे स्लिप रिंग भी घूमते हैं। और इसी स्लिप रिंग को टच करता हुआ दो ब्रश होते हैं जो कार्बन या ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। और इस ब्रश से दो टर्मिनल निकाले गए होते हैं जो हमें वोल्टेज को सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। बस यही इतना होता है। लेकिन अब ये सवाल रहा कि इससे से तो काम चलेगा नहीं, यानी आपने देख कि जो बेसिक जो तीन पार्ट हो गए हैं, एक हो गया है मैग्नेट, दूसरा हो जो घूमने वाली जो कॉइल है, रोटेटिंग कॉइल जो है, जो हमारे पास रोटेटिंग कॉइल जो होती है इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर। नाम आपने सुना होगा, आर्मेचर होता है। और उसके बाद जो C1 और C2 है ये है स्लिप रिंग्स होते हैं जो कि कॉइल के एंड में कनेक्टेड रहते हैं। और इसी स्लिप रिंग को टच कर और ये स्लिप रिंग के साथ कॉइल घूमती, ध्यान रहे स्लिप रिंग के साथ जो है ये कॉइल घूमती रहती है। इसी C1 C2 से दो ब्रश लगे होते हैं, B1 B2 दिखाया गया है, ये कार्बन ब्रश होते हैं। ये जो B1 B2 है ये है ब्रश यानी साफ करने के लिए नहीं होता ब्रश, यहाँ पे इसका काम कुछ और होता है। दे कलेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी ब्रश जो होते हैं B1 B2 दे कलेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉइल एंड सेंड इट टू द एक्सटर्नल टर्मिनल, ये भी जो होता है उसके होता है। यानी ब्रश का काम यहाँ पर यह है, कार्बन के बने हुए होते हैं। हालांकि कार्बन को आप बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं मानते, सेमी कंडक्टर इसको कहते हैं, कार्बन का होता है या ग्रेफाइट का होता है। अच्छा, इस जो रोटेटिंग कॉइल को घुमाने के लिए हमारे पास या तो देखिए डीजल चाहिए, डीजल इंजन चाहिए, या फिर क्या चाहिए, टरबाइन चाहिए। टरबाइन नाम आपने सुना होगा, टरबाइन का नाम। टरबाइन जो होती है एक्चुअली में ये स्टीम भी हो सकती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक टरबाइन भी हो सकती है, या विंड टरबाइन भी हो सकती है। विंड से भी बिजली पैदा होती है, क्योंकि बिजली इतनी वर्सेटाइल है कि बहुत सी चीजों से पूरा कर बिजली देखा आपने पैदा होता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा। लेकिन जो पावर हाउस होता है वहां पे टरबाइन होती है। अगर थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पे स्टीम टरबाइन होती है। स्टीम टरबाइन जो होती है, जो कोयले को गर्म करके उसको स्टीम जो बनाई जाती है, और बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर स्टीम जो होती है टरबाइन को घुमाती है। बहुत अच्छी तरह से इसको सब पास कराया जाता है स्टीम को, और उस टरबाइन को घुमाती है। और टरबाइन जो है उस जनरेटर का जो कॉइल होता है उसको घुमाता है, इससे बिजली बनती है। ये कॉइल के साथ साथ यानी जो आर्मेचर के साथ साथ C1 C2 भी रोटेट करता है। और इसके टर्मिनल जो होते हैं, इसके जो C1 C2 को टच करता हुआ यानी स्लिप रिंग को टच करता हुआ ब्रश B1 B होता है। ये ब्रश इसलिए ब्रश से कंफ्यूज मत होइए कि सफाई करने के लिए है,
सफाई करने के लिए, बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको उसको जो है कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल सर्किट में उसको भेजता है। तो इस तरह से देखा आपने कि C1 C2 जो स्लिप रिंग्स है, कॉइल ये होता है, कॉइल टुगेदर विद द स्लिप रिंग्स रोटेट इन बी। ये अब देखिए, अब ये जो है, ये देखिए यहाँ पे कॉइल हो गया, यहाँ पे इसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बी। इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम है बी, जैसे जानते होंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका नाम है बी। इसकी यूनिट क्या होती है बी की? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं टेस्ला भी कहते हैं। रोटेट करती है ये। अब जो रोटेट करती है कॉइल, तो फिर B1 B2 जो ब्रश है ये परमानेंटली टच द स्लिप रिंग, इसको टच करते रहते हैं। कभी आपने जाइए देखिए, जो मोटर जनरेटर रिपेयर करने वाले होते हैं उन पे जाके देखिए, आपको साफ दिखाई देता है। लेकिन आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिर्फ आप थियोरेटिकली पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकली आप जब इंजीनियरिंग करेंगे तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, मैग्नेट हो गया, डी प्रोड्यूस किया, उसी में कॉइल घूमती है। कॉइल से जो होता है स्लिप रिंग्स होती है जो उसके साथ भी कॉइल के साथ साथ घूमती है, और ब्रश जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको कलेक्ट करता है और सर्किट में भेजता है। तो अब देखिए हमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कितना प्रोड्यूस होती है। देखिए आपने, ये जो हमारा मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, बहुत ही तेजी के साथ घूमती है। यहां तक कि उसकी जो घूमने की स्पीड होती है ये 3000 आरपीएम होती है। 3000 आरपीएम यानी 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। ध्यान दीजिए, किसी को हम कभी कभी किसी किताब देख लीजिए, एन होता है, एन इसको बोलते हैं 3000, यानी एक मिनट में 3000 चक्र लगाती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इतने हाई स्पीड से घूमती है ये, इसलिए मतलब इससे मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। 3000 आरपीएम से ज्यादा स्पीड किसी भी जनरेटर की नहीं हो सकती है। नोट कीजिए इसको कि किसी भी जनरेटर की स्पीड 3000 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती। रिवोल्यूशन पर मिनट, ध्यान दें, पर मिनट की बात हो रही, पर सेकंड की बात नहीं हो रही है। अगर पर सेकंड करना है स्मॉल एन यानी n/60, तो ये हो जाएगा कितना? 3000 अपॉन 60 ये कट जाएगा 50, यही होता है 50। ये 50 हर्ट्ज जो आता है, 50 जो होता है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यही इसकी हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल देखिए ये इतने स्पीड पे घूमती है और ये 50 इसका स्पीड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम रिवोल्यूशन पर सेकेंड कहते हैं। रिवोल्यूशन पर सेकेंड यानी देखिए n/60, 60 जो है ये सेकेंड है, ये सेकेंड से घूमने का उसका वो है। तो देखिए अब हम ये देख रहे हैं कि हमें जो प्रोड्यूस होती है ईएमएफ जनरेटेड कितना होता है, ईएमएफ जनरेटेड कितना होता है। देखिए पहले सपोज कर लीजिए कॉइल जो है हमारी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, हमारा जो कॉइल का रोटेशन का जो उसका जो रोटेशन करने का जो एक्सिस था, इसके b के परपेंडिकुलर था, b के परपेंडिकुलर था, यानी प्लेन ऑफ द कॉइल ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन is perpendicular to the plane of rotation, perpendicular to the plane of rotation, plane of axis of rotation, plane of the axis of the rotation। जैसे ही t बढ़ेगा, यानी t जैसे हमने मोटर को जैसे था, यानी जैसे ऐसे ही सपोज ऐसे ही था, सपोज कर ऐसे ही था। अगर फ्लक्स हमारा ऐसे है तो कॉइल मान लें कि ऐसे हमारी थी, यानी इसे बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, टच कर रही थी। तो अब जो है क्या हुआ, जब इसको मैं रोटेट कराना शुरू किया ऐसे ऐसे, तो एंगल चेंज होता जाएगा, ऐसे एंगल क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो उस वक्त जो हमारा जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू ए, वेर B क्या हमारा है, फ्लक्स डेंसिटी, B इंटू ए, इसको cos थीटा कर लीजिए, cos ओमेगा टी, क्योंकि
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है। फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल दैट इज रोटेटिंग, दैट इज रोटेटिंग, जो कॉइल रोटेट के उसका एरिया है। और मान लीजिए उसके जो घूमने की जो एंगुलर स्पीड है, स्पीड ऑफ रोटेशनल स्पीड जो उसकी है, रोटेशनल स्पीड जो है, स्पीड जो है ये है ओमेगा, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट। ध्यान रहे जो जनरेटर जो घूमता है, जो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। वो मान लीजिए हमारी क्या है, ये ओमेगा, स्मॉल ओमेगा है ये। और मतलब इस कॉइल में देखिए, ये कॉइल है, जैसे बताया था कि सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। सॉफ्ट आयरन पे कॉपर के बहुत से तार लपेटे हुए होते हैं, तो बहुत से टर्न बन जाते हैं। और एन मान लीजिए क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये कॉइल के नंबर ऑफ टर्न की संख्या है। तो उस केस में जो बी होता है हमारा, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जिसको हम वेबर बोलते हैं, ये बी इंटू ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा रिलेशन है। इसको नोट कर लीजिए। आपने पहला जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी आपने ये फार्मूला देखा होगा। यानी जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है अगर कॉइल रोटेट जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो यही फ्लक्स क्या होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। यही फ्लक्स जो है टाइम के साथ साथ जो है ये चेंज होता रहता है। तो ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानते हैं हम। तो जो इससे देखिएगा, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन एक बार देखा था, नीट में आया था, डायरेक्टली इसी फार्मूले पे दे दिया था। इसको हम करते हैं। देखिए अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, EMF, EMF इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF इंड्यूस्ड। तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको ठीक है, इसको वो कीजिए माइनस एन इंटू डी फाई जो है, ये डी फाई हमारा क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, इस सबका डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ले लीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, देखिए बी और ए तो कांस्टेंट है, तो माइनस एन डी ए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉस का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। ये डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है, तो मैंने 2 वीडियो बनाया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर, उसको जरा देखिएगा। बहुत अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसमें काफी इसका यूज पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का भी यूज पड़ेगा, आगे इंटीग्रेशन का भी यूज पड़ेगा, और भी उसका यूज पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का तो यूज हमेशा रहेगा ही। तो आपने देखा कि जो EMF हुआ है, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एन डी ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा, क्योंकि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है। अब ये साइन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो जो जनरेटेड EMF आ जाएगा एन बी एन, सॉरी चलिए पहले बी लिखिए, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, डी फ्लक्स डेंसिटी है, एरिया ऑफ द कॉइल है जो रोटेट कर रहा है, ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये अभी इसको हम बता रहे हैं, और साइन ओमेगा टी तो है ही। यानी जो EMF जनरेटेड आया है, अगर इसको हम मान लेते हैं E, तो E इज इक्वल टू इसको अब देखिए एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये जो टर्म होता है इसको हम लिख सकते हैं E0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF जनरेटेड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जनरेटेड इज इक्वल टू साइन
ओमेगा टी। तो ये हमारा है जनरेटेड ईएमएफ, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो देखा आपने जो एसी प्रोड्यूस हो रही है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, वो साइन वेव के फॉर्म में आ रही है। यानी अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ इस तरह से कुछ निकल करके आएगा। मैं इसको यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूं मैं। यही हमारा है, और सॉरी नॉट साइन, नॉट क्रॉस, ये साइन लिखे ना, सॉरी इसको भी मिला दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यानी अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ का जो शेप आएगा, सॉरी जो ग्राफ का शेप आएगा साइन कर्व आएगा। यानी अगर हम देखिए इधर, हम देखिए ये है हमारा, ये हमारा इधर है टाइम, इधर हमारा है ई जो जनरेटेड है। तो इसकी देखिए साइन कर्व, तो साइन का अगर हमारा साइन 0 है तो ग्राफ 0 से शुरू होगा। ये देखिए आप, ये हमारा साइन है, ये हमारा साइन ग्राफ है, इधर ई है, इधर हमारा टी है। तो देखिए यहां 0 से शुरू हुआ, जब हमारा ओमेगा टी 0 है तो ई हमारा 0 है, यानी 0 से शुरू हुआ। जब ई ओमेगा टी हमारा 90 डिग्री हो गया तो हमारा ये जो है ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसको हम पीक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पीक। यानी ये हमारा है ये हमारा है ये ई नॉट, ई नॉट यानी मैक्सिमम, ई पीक है। तो जो ई नॉट है ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड, इसी का नाम होता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। इसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं। या दूसरा नाम क्या होता है जो पीक वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ द EMF, एम्पलीट्यूड ऑफ द EMF। तो देखा आपने ग्राफ जो है, अगर हमारा इधर हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं टी, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। तो देखा एक बार 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर हुआ 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ, ऐसे फिर आपका जो कर्व है ऐसे ही फिर जो है ऐसे ही होता चला जाएगा, ऐसे ही होता चला जाएगा ये। तो ये देखिए एक साइकिल, यानी एक ये देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही, नहीं चेंज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं प्योर एसी या प्योर साइन वेव है, प्योर साइन, इसको बोलते हैं साइनोसाइडल। यानी एसी जो होता है, जो प्योर एसी कहलाता है साइनोसाइडल, साइनोसाइडल होता है, साइनोसाइडल वेव होती है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म में होती है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म में होती है। एक बार पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर उसके बाद अच्छा ये जो यहां से यहां तक जो है ये जो साइकिल है, यहां से यहां तक का जो एक साइकिल है, इसको पूरा करने में जो समय लगता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ये हमारा, क्या है ये टाइम पीरियड टी है। यानी एक साइकिल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों मिलकर के एक कंप्लीट साइकिल बनता है। और एक कंप्लीट साइकिल को जो पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड जो होता है, आप जानते हैं टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, जो फ्रीक्वेंसी अगर है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ है, तो ये 1/t होती है, 1/t होती है। जनरली हमारे कंट्री में जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF जनरेटेड इज 50 हर्ट्ज, 50 यानी एक सेकंड में, यानी 50 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज हुआ, यानी एक सेकंड में 50 अल्टरनेशन होता है, एक सेकंड में 50 अल्टरनेशन होता है। यानी ऐसे है एक सेकंड में ऐसे ही 50 बार ये होगा, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
यानी नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों मिलकर के एक कंप्लीट साइकिल बनते हैं। और एक कंप्लीट साइकिल को जो पूरा करने में समय लगता है टाइम पीरियड कहलाता है। और सभी आप सबको पता होगा फ्रीक्वेंसी का जो रेसिपी है, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। यानी एक टाइम पीरियड के बाद फिर से ये ग्राफ रिपीट होना शुरू हुआ है, यानी ये भी टाइम पीरियड है, ये भी है टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड के बाद हमारा ग्राफ रिपीट होना शुरू हुआ है। तो इस तरह से देखा हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज के बराबर होती है और करीब करीब पूरे कंट्री में यही होती है। वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट्स में भी जनरेटेड जो इमेज होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है मशीन के रोटेशन पे डिपेंड, जनरेटर के रोटेशन पे डिपेंड करता है, उसमें कितने पोल बने हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो घूमने की स्पीड जो फ्रीक्वेंसी होती है मोटर की, अगर मोटर में सपोज कर लीजिए कि जैसे स्पीड जो होती है n = 120 f/p होती है, तो f बराबर जो हो जाएगा n × p/120, 100/20। यहाँ पर n स्पीड इन आरपीएम, ध्यान दें n आरपीएम में है, ये 3000 आरपीएम, अगर ये 3000 आरपीएम होता है, 3000 आरपीएम है और पोल दो पोल से तो कम होगा ही नहीं, अपॉन 120 ये हो जाएगा 60, ये से कट जाएगा, ये 6530 यानी 50 हर्ट्ज आएगी, फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। यानी एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। हमारे कंट्री में यही होती है, वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट्स में भी यही होती है, सिर्फ कहीं कहीं जैसे जापान में शायद या फिर अमेरिका के कुछ जगहों पर यह फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है फ्रीक्वेंसी का। अभी आप चल करके देखेंगे कि जब जैसे जैसे आप सर्किट का एनालिसिस पढ़ेंगे उसे पता चला कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है मोटर की, एन जो है नंबर ऑफ रोटेशन है, पी पोल है। अच्छा, यहाँ इसमें हमने दिखाया है कि 2 पोल का जनरेटर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 2 पोल हो, 4 पोल भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, हमेशा इवन में रहेगा क्योंकि 2 पोल हमेशा एक साथ रहते हैं। नेगेटिव और सॉरी ये एन और एस जो होते हैं, नॉर्थ और साउथ, हमेशा एक साथ रहते हैं। तो पोल 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 एंड 100 इस तरह से पोल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे मशीन का जो जनरेटर का जो पोल बढ़ता जाता है तो उसकी स्पीड भी कम होती है, उसकी साइज भी काफी बड़ी हो जाती है। तो ठीक है, इसको इतना रहने दीजिए, थोड़ा सा टाइम आज हुआ, अगले टाइम में फिर आपको कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इसमें टर्म्स है उसको जानना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है ये, अच्छा ये जो वोल्टेज निकल करके आती है E = E0 sin ωt, यह कहलाती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्योंकि देखिए हर क्षण चेंज हो रही है, तो ये इंस्टेंटेनियस है, ये जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी तात्क्षणिक मान जिसको हिंदी में कहते हैं वो है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, थोड़ा इसको पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें आपको याद होगी तो आगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, बहुत काफी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और चीजें समझ में आएगी। यही से एग्जामिनेशन में शुरुआत भी हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच।